डॉक्टर ने कहा था कि मैं सिर्फ 35 साल तक ही जी पाऊंगा, पर मैं निकल पड़ा व्हीलचेयर पर 3800 किलोमीटर के उस खतरनाक सफर पर। और आज मैं पहुंच चुका हूं दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इस ठंड के बीच ये मेरे लिए एक बड़ा इम्तिहान था। और इस वीडियो में आप देखोगे कि मैंने इतनी खतरनाक बीमारी के बावजूद कैसे अपना पूरा लद्दाख ट्रिप कवर किया, और वो भी कैंपिंग के साथ। ये वीडियो आपको इतना मोटिवेट करेगी कि आपको अपनी सारी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बारिश होगी मुझे लगता है, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है पीछे। आज हमारी लद्दाख ट्रिप की पहली कैंपिंग थी और पहले ही दिन कुदरत ने अपना असली रूप दिखा दिया। टेंट के अंदर से भाई टेंट उड़ गया भाई, इसलिए बाहर निकाला अभी। हाँ लगता तो है भाई, ये देखो तरपाल भी उड़ गई भाई मेरी। जल्दी से भाई, पूरा भीग गया यार। एक मिनट बूट खोल दे दूसरी साइड नू। दोस्तों हम टेंट में पड़े हैं बहुत मुश्किल से, सारे भीगे। लद्दाख ट्रिप की ये पहली कैंपिंग साइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और दोस्तों कल शाम को हमारा जहाँ पे जीना हराम हो गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और अंधेरी भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने टेंट लगाए और काफ़ी परेशानियों में हमने वो रात गुजारी। और अब हम मिलेंगे सीधा अगली स्टे पर। चढ़ेगी अब, खुदाई की है इससे खुदाई की। हाँ थोड़ा रास्ता बनाया, चढ़नी तो चाहिए भाई। चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाएगी चढ़ जाएगी चढ़ जाएगी, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। और दूसरे दिन हमने कैंपिंग की थी कश्मीर के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक, और हमें 2 दिन लगे पूरे कश्मीर पहुंचने के लिए। पहाड़ों की खूबसूरती एक तरफ और जहाँ के लोगों का प्यार एक तरफ। इन लोकल मेहमानों का साथ हमारे सफर की सबसे खूबसूरत याद बन गया। बहुत चंगा लग गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठ के। आई एम सो हैप्पी कि ऐसे हमारे भाई ट्रैवलर आए यहाँ पे, पंजाब से आए हमारे भाई, दिल्ली लगा हुआ है हमें पंजाब के साथ। एक सुकून भरी सुबह और हाथ में गर्मा गर्म खाना। लगा था कि आज का दिन बहुत आसान होगा, पर हमें क्या पता था कि पहाड़ों ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान कर रखा है। अचानक गाड़ी के ब्रेक पैड्स ने जवाब दे दिया, और किस्मत देखिए, जहां हमने रात गुजारी थी उसी कैंप के मालिक का अपना गैरेज था। वरना इन सुनसान रास्तों पर ब्रेक पैड्स मिलना नामुमकिन था। और हमने ब्रेक पैड से दिलवा के अभी अभी पहाड़ों के नज़ारे लेने शुरू ही किए थे कि एक और बड़ा झटका लगा। गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। अब मैकेनिक भी जा चुका था, तो हमने बाइक से गाड़ी को जंप स्टार्ट करने का एक बड़ा रिस्क लिया। या तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती या हम बाइक से भी जाते। हो गई स्टार्ट। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए पहलगाम, और सबसे पहले हम गए थे बेताब वैली में। बेताब वैली पूरी व्हीलचेयर एक्सेसिबल है और व्हीलचेयर व्यू पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक चली जाती है। और जहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और व्यू पॉइंट देखने के बाद हम सीधा बढ़ गए आरू वैली की तरफ। और ये सामने देखो पीछे कितनी अच्छी ब्यूटी है, क्या ही बात है भाई। जहाँ हमने बैठ के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद हम बढ़ गए सीधा आरू वैली की तरफ। और इतने में हमें भूख लग गई और खाना बनाया हमने झरने के बिल्कुल बीच बैठकर। और भाई जहाँ पे जो एंजॉय किया है ना, उसकी क्या ही बात बताऊँ मैं। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए आरू वैली में। और दोस्तों जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो आपकी हर किस्म की पूरी हेल्प करेंगे। और जो लोग जहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने बिना कहे से हमारी हेल्प की और हमारी व्हीलचेयर 4 सीढ़ियाँ ऊपर पहुँचा दी। और ये है सामने आरू वैली का व्यू पॉइंट, जो कि बेताब वैली से अच्छा है और जहाँ पे भीड़ भी थोड़ी कम है। और इसके बाद हम सीधा बढ़ गए दूध पथरी की तरफ। और जब हम दूध पथरी पहुंचे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। जब व्यू पॉइंट के नज़दीक पहुंचे तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं था दे रहा, और बहुत ज़्यादा फॉग थी वहाँ पे। और दूसरी बात, हमें पुलिस ने गाड़ी नहीं ले जाने दी आगे, और हम व्यू पॉइंट तक नहीं पहुँच पाए। हम वहाँ पे 2 दिन रहे और 2 दिन यही हाल रहा। और भाई यहाँ के जो रास्ते थे उसकी क्या ही बात बताऊँ मैं, ऐसे लग रहे थे जैसे जन्नत के रास्ते हों। रास्ते में फॉग, बीच में पेड़, भाई क्या ही बात है। और दोस्तों पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, 4 दिन से हम परेशान थे। पहले हम दूध पथरी नहीं घूम पाए। जब हम गुरेज वैली जा रहे थे तो गुरेज वैली का भी रास्ता बंद था, इसलिए हम गुरेज वैली से पहले 2 दिन बौंदीपुर में रहे और तीसरे दिन रास्ता खुला तब आगे बढ़ पाए। पर भाई 2 दिन के इंतजार के बाद जब हम गुरेज वैली की तरफ बढ़े तो क्या ही मजा आया भाई, क्या ही बात है। देखो आप सामने, इतनी ज़्यादा स्नो मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। ऐसे लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हूँ। अगले दिन जब मॉर्निंग में उठे तो वहाँ का नज़ारा देख के मजा ही आ गया भाई। रात हम सामने वाली हट्स में रहे थे, और ये हट्स जितनी बाहर से देखने को सुंदर हैं उतनी अंदर से आरामदायक भी हैं। और ये हट्स बनी है नदी के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ पे सारी रात नदी की आवाज़ आती रही। और इसके बाद हम आगे बढ़े तुलेल और शेखपुरा गांव की तरफ।
जहाँ पे लकड़ी के बहुत ज्यादा पुराने घर बने हैं। ये किसी का छोटा सा घर है एक, या इसे आप झोंपड़ी कह सकते हो। और जहाँ की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल है भाई। लकड़ी के घर बने हैं, जहाँ पे हैं ग्रीनरी वाले माउंटेन्स और बीच बीच में आ जाते हैं स्नो से लदे हुए माउंटेन्स, जहाँ के घूमने का मजा ही अलग है। और ये सामने आ गया शेखपुरा विलेज भाई, जहाँ की खूबसूरती देखो आप, ऐसे लग रहा है किसी और देश में आ गई। यहाँ इतना सुकून है ना, बहुत ज्यादा सुकून, फिदा हो जाता है ना, यहाँ हो गया। पंजाब है ना, तो जरूर मिलेंगे। हम आते रहते हैं, इसीलिए इसको आपको बोला ना, पंजाब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और दोस्तों जहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद हम चले गए सीधा डाबर के बाजार में, जहाँ पे काफी पुरानी लकड़ी की दुकानें बनी हैं। और हम मॉर्निंग में ही पहुंच गए डाबर के सनसेट पॉइंट पे। लोग जहाँ पे सनसेट देखने आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सनराइज। सनसेट पॉइंट देखने के बाद हम सीधा बढ़ गए सोनमर्ग की तरफ, लेकिन रास्ते में मजे करते करते। रेडी भाई? बिल्कुल भाई रेडी। चलो दोस्तों अब चलते हैं आगे। गड्डियां आ जानी है। ठंडा लगता ना। और ये आगे आ गई है सोनमर्ग की टनल, और ये रहा सामने सोनमर्ग। और हमारी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि जोजिला पास का रास्ता कई दिनों से बंद था। हम रात को ही सोनमर्ग पहुंचे थे और हमें अगले दिन ही मौका मिल गया जोजिला पास पार करने का। इसलिए हम जल्दी जल्दी उठे और सीधा निकल गए। पर जहाँ से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि जहाँ पे गाड़ियों की कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, और वहाँ पे हमें 1-1.5 घंटा रुकना पड़ा और फिर आगे निकल पाए। और हमें जोजिला पास पे पहुँच के सुकून मिला, क्योंकि हम कम से कम 10 दिन से इंतजार कर रहे थे जोजिला पास खोलने का। और जोजिला पास पे कम से कम 15 से 20 फीट ऊंची बर्फ जमी थी, जिसके कारण खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्नो कभी भी स्लाइड हो सकती है और नीचे गिर सकती है। और जब स्नो नीचे गिरेगी, जो सामने आएगा वो साथ में नीचे जाएगा। और जोजिला पास दुनिया के सबसे खतरनाक रोड हैं जो उनमें आता है। और जोजिला पास खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, जहाँ की खूबसूरती का भी भाई कोई मेल नहीं है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, क्या ही बात है भाई। जोजिला पास पार करके हमने खाने का इंतजाम करना था, इसलिए हम कोई जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे खाना बन जाए। और आखिर हमें जगह मिली गई, और जहाँ पे हम बना रहे हैं अभी खाना, और खाना खा के फिर आगे बढ़ेंगे। और जहाँ से खाना खाने के बाद आगे कैंपिंग के लिए कोई जगह ढूंढेंगे और वहाँ जाके कैंप लगाएंगे। खाना खाने के बाद हम आगे बढ़े, पर जोजिला पास के आगे 90 किलोमीटर हमें कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ पे कैंप लगा सके। और काफी मुश्किल से हमने जगह ढूंढी और जहाँ पे कैंप लगाया, जहाँ पे खाना बना के खा के सो गए बस। ये देखो दोस्तों, हम कहाँ रुके थे। हम रुके हैं पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारे 4 टेंट लगे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ गए और रास्ते में आया नमिकाला पास, जिसके व्यूज काफी अच्छे थे। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए सीधा गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब की तरफ। और नमिकाला पास से लेकर गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब तक इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं भाई, क्या ही बात है। जहाँ आपको मिलेंगे अलग अलग कलर्स के पहाड़, और इनका डिजाइन और इनकी बनतर सब कुछ अलग अलग होगा। और कलर्स भी इनके पूरे डार्क हैं। और फिर आगे लेह से नजदीक आगे आते हैं ये सीधे रोड, जो बिल्कुल सीधे हैं, और जहाँ से लगता है बादल नीचे हैं और हम ऊपर हैं। और जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने। हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल पे, और इसका एल्टीट्यूड है 11,123 फीट। और ये मैग्नेटिक हिल है जो जहाँ मैग्नेट कुछ नहीं है, इल्यूजन है सिर्फ। और इसके बाद हम शाम को पहुंच गए गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब में। और अगले दिन हम लेह सिटी से बढ़ गए आगे सीधा खरदुंगला पास की तरफ। और फिर हम पहुंच गए खरदुंगला पास के टॉप पे, और वहां पे ठंड तो काफी थी, पर और कोई दिक्कत नहीं आई। और खरदुंगला पास से गाड़ी पकड़ ली मैंने, उसके बाद ड्राइविंग मैंने शुरू कर दी। मुझे पहले लगता था दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में, पर मोटिवेशन एक ऐसी चीज है ना, आप किसी चीज के आगे नहीं झुकते। हिम्मत और दिलेरी के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
सामने देखो बादल गरज रहे हैं, हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, मौसम खराब है आगे। लो दोस्तों, इतने में ही स्नोफॉल शुरू हो गई और हमने लाइव स्नोफॉल पहली बार देखी थी दिन में, क्योंकि हमने पहले रात में ही देखी है जितनी बार भी देखी है। ये देखो जाग, ये बिल्कुल सुन्न खड़े हैं क्योंकि ये अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए ऐसे खड़े हैं जी। खरदुंगला पास क्रॉस करने के बाद हमें खरदुंग गांव में रुकना पड़ा, क्योंकि आगे मौसम ज्यादा खराब था और स्टे आगे मिलती या नहीं मिलती इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए हम यहीं रुक गए और दूसरे दिन मॉर्निंग में बढ़ गए सीधा नुब्रा वैली की तरफ। और नुब्रा वैली में सबसे पहले हम पहुंच गए हुंडर में, और जब हम हुंडर में पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी और बहुत ज्यादा धूप थी, इसलिए वहां पे जो काम करने वाले लोग थे और ऊंट थे वो सभी आराम कर रहे थे। हमने सोचा कि जहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम आगे बॉर्डर की तरफ चले जाएं। और जब हम गाड़ी रिवर्स करने लगे तो हमारी गाड़ी रेत में फंस गई और निकलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। पर तभी वहाँ पे कुछ लोकल्स आए, उन्होंने हमारी हेल्प की और गाड़ी धक्का लगा के बाहर निकाली और फिर हम बढ़ गए सीधा बॉर्डर की तरफ। और लद्दाख में जो ब्रिज बने हैं वो लोहे और लकड़ी से बने हैं। जब इन पे गाड़ी गुजरती है तो भाई बहुत आवाज आती है, ऐसा लगता है कि अभी टूट जाएगा। और जिस ब्रिज से हम अभी निकल रहे हैं लास्ट में जाके तो ऐसा लगा कि इसके नट खुल गए और अभी गिर जाएगा। और आगे बीच बीच में कच्चे रास्ते आते रहे, कई जगह तो सड़क काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए गाड़ी निकालनी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। और इसके बाद हम सीधा पहुंच गए बॉर्डर पे। तो यही है इस पास में। हाँ, पास में ना सर, हाँ हाँ। वो पीला सा घर दिख रहे है, ये अपने इंडिया का एलओसी है। रीबार और ये एलओसी दोनों के बीच में सूखा मैदान दिख रहा है ना सर। ये जो नदी लेफ्ट साइड अपना इंडिया का नोमैंस लैंड है, जो ये लंबे ट्रीज के राइट साइड पीक पे माउंटेन ऐसे डब्ल्यू शेप में दिख रहे हैं ना सर, हल्का सा डब्ल्यू शेप में। डब्ल्यू के बिल्कुल सेंटर पीक पे आपको एक पोल दिखेगा, वहाँ उनके सोल्जर रहते पाकिस्तान के। और दोस्तों बॉर्डर देखने के बाद हम सीधा आ गए हुंडर में और वहाँ पे हमने कैंप बुक किया और वहाँ पे रात गुजारी। भाई बहुत मजा आया जहाँ पे, पर रात को भाई ठंड भी काफी थी। यहाँ पे रात को ठंड होती है और दिन में गर्मी होती है बहुत ज्यादा। और अगले दिन मॉर्निंग में हम सीधा पहुंच गए सैंड ड्यून्स में, जहाँ पे हमने देखे ऊंट, और इनकी किस्म राजस्थान वाले ऊंटों से बिल्कुल अलग है। इन्हें बैक्टीरियन ऊंट कहते हैं और ये सिर्फ आपको नुब्रा वैली में ही देखने को मिलेंगे। और जहाँ की रेत बिल्कुल वाइट है, ये राजस्थान जैसी नहीं है। और जहाँ पे जो रेत और पहाड़ों का मेल है वो भाई बिल्कुल अनोखा है। सामने बर्फ पड़ी है और ये सामने रेत पड़ी है। और जहाँ पे मजे लेने के बाद हम सीधा आगे बढ़ गए डिक्सिट मोनेस्ट्री की तरफ। और डिक्सिट मोनेस्ट्री में भगवान बुद्ध की बहुत ऊंची प्रतिमा लगी है जो दूर से दिखाई देती है। अगर कोई व्हीलचेयर पे है तो उसकी गाड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति के बिल्कुल पास चले जाएगी, वहां से दर्शन कर सकते हैं आप। और इसके बाद हम सीधा बढ़ गए पैंगोंग लेक की तरफ। और जो नुब्रा वैली से रास्ता जाता है पैंगोंग लेक की तरफ वो ज्यादातर ऑफ रोड है और नदी के बीच में से होकर निकलता है, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। अगर गाड़ी फंसी जाए तो दिक्कत हो सकती है। पर जब हम गए थे तो सीजन शुरू हुआ था, इसलिए वहाँ अभी लोग बहुत कम जा रहे थे और हमारे लिए ये खतरनाक हो सकता था, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग थे, मैं और अमन। और मैं व्हीलचेयर पे था, मैं तो क्या ही कर पाता। और अमन के अकेले की बस की बात नहीं थी जहाँ से गाड़ी निकालनी। पर हमने रिस्क लिया और हम आगे बढ़ गए सीधा पैंगोंग लेक की तरफ। और कई बार आपको दोस्तों खतरे उठाने ही पड़ते हैं अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक तक सिर्फ ऑफ रोड ही नहीं है, जहाँ पे कई रोड बिल्कुल सीधे हैं और भाई मक्खन जैसे बनी है, जहाँ पे गाड़ी 120 से नीचे आने का मन नहीं करता। और यहाँ की खूबसूरती के तो भाई कहनी क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है भाई ये रास्ता। और यहाँ के पहाड़ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर आप इस रास्ते पे नहीं आते तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। पैंगोंग पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, तो हम सीधा आके सो गए और फिर दूसरे दिन सीधा लेक के किनारे पे पहुँच गए। और किनारे पे पहुँच के हमने खाना बनाया और वहीं खाया, बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ के मजे करके फिर आगे बढ़ गए सीधा हनले की तरफ। हम हनले जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम था थोड़ा, तो हमने सोचा पेट्रोल डलवा लेते हैं। और हमें रास्ते में कोई पंप नहीं मिला, पेट्रोल पंप था सीधा जाके न्योमा में। अब हम न्योमा में पहुंचे तो देखा पेट्रोल पंप बंद है, आगे एटीएम देखा एटीएम भी बंद है। पेट्रोल का इंतजाम ना होने की वजह से हमें रात में न्योमा ही रुकना पड़ा और हम हनले नहीं पहुंच पाए। और अगले दिन हम न्योमा में पेट्रोल भरवा कर निकल पड़े सीधा उमलिंगला की तरफ। और उमलिंगला है दुनिया का सबसे ऊंचा रोड। हम बढ़ चुके हैं उमलिंगला की तरफ, लेकिन जहाँ का रास्ता है जो वो है ऑफ रोडिंग सिर्फ, और इतना ज़्यादा ख़राब है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। 20 से ऊपर गाड़ी नहीं जाती। हनले से उमलिंगला जाने वाला रास्ता तो खराब है, पर भाई मजा बहुत आता है। जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है जहाँ पे सारा कुछ, और जहाँ पे सीधी चढ़ाइयाँ भी हैं, जहाँ पे गाड़ी ने जवाब दे दिया था एक बार तो, लेकिन रास्ता बदल के दूसरी तरफ से निकलना पड़ा। ज्यादातर लोग उमलिंगला से हनले आने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते हैं, पर हम जा रहे हैं उल्टी तरफ से, हम जा रहे हैं हनले से उमलिंगला।
और सामने पहाड़ों में से नदी निकल रही है जो जमी हुई है बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग हो। ये सपने सच होने जैसा है, ऐसे लगता है जैसे पेंटिंग से निकल के ये नदी यहाँ आ गई हो। और मलिंगला पास के टॉप पर पहुंचकर नज़ारा देखने वाला था भाई, और हमारा कई सालों से सपना था मलिंगला पास के टॉप पर पहुंचने का। पिछली बार हम आए थे तो हम जहां नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए अब जहां आना जरूरी था। और दोस्तों जहां पे हमारा 50,000 का नुकसान हुआ है अभी दोस्तों मैं मलिंगला पास में पहुंच चुका हूं और मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप कभी भी हार मत मानो। आपका जो दिल करता है वो करो। हजारों कमियां होंगी आप में, लेकिन आप अपनी हिम्मत से उन सारी कमियों से उबर सकते हो और अपने मनमर्जी के काम कर सकते हो। और जो मेरी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके कारण जो सांस लेने में वो दिक्कत रहती है थोड़ी, पर मलिंगला पास पे फिर भी पहुंच गया मैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी विल पावर अच्छी है ना तो आपको कुछ हरा नहीं सकता। अगर आप डीमोटिवेटेड हो फिर कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राइजिंग स्पिरिट, उसे सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम ऐसे ही एडवेंचर करते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और अगले दिन हम पहुंच गए हल्ले की ऑब्जर्वेटरी में। और दोस्तों ये है टेलीस्कोप का आउटर कवर। ये कवर खुलता है तभी टेलीस्कोप काम करता है। और ये सामने है टेलीस्कोप, इसका साइज काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पार्ट्स हैं इसमें। हानले में तो वो करने के लिए कुछ नहीं था, ना कुछ देखने के लिए था इतना, इसलिए हम आगे बढ़ गए सीधा सोमरेरी लेक की तरफ। पर रास्ते में हमें एक और लेक मिली जो कि आधी जमी हुई थी और आधा पानी था, और जहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही थी, जहाँ पे मज़े लेके हम आगे बढ़ गए सीधा सोमरेरी लेक की तरफ। और ये रही सामने सोमरेरी लेक। और सोमरेरी लेक भी आधी जमी थी और आधी में पानी था, और इसमें इतने ज़्यादा कलर्स थे ना क्या ही बताऊँ मैं आपको। 100 मीटर आगे जाने के बाद इसके ब्लू कलर के शेड्स बदलते रहते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोमरेरी लेक पे। अगर आप पेंगा को नहीं जाना चाहते, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, और स्टे के लिए जगह भी है जहाँ। और सोमरेरी लेक देखने के बाद हम सीधा बढ़ गए आगे पुग्गा वैली की तरफ। पुग्गा वैली में हम काफी देर तो हॉट स्प्रिंग ही ढूंढते रहे। जब हमें हॉट स्प्रिंग दिखा तो वहां जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहां पे व्हीलचेयर नहीं जा सकती, और इसलिए हमें वापस मुड़ना पड़ा। पर वहीं पे एक टैक्सी वाले भाई ने हमें बताया कि आप अगर जहाँ नहीं जा सकते ना तो आप शुमाथांग चले जाओ, वहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग हैं और जहाँ से ज़्यादा हैं। इसलिए हम आगे चले गए सीधा शुमाथांग। शुमाथांग के हॉट स्प्रिंग तो अच्छे हैं दोस्तों, पर इसमें साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। ये घरों के बीच बना है और घरों की गंदगी भी इसमें ही जाती है मुझे लगता है। और दोस्तों अगले दिन हमारा प्लान घर को वापस जाने के लिए बन गया था, इसलिए हमने जांसकर वाला रास्ता पकड़ लिया था जो सीधा मनाली जाता है। पर ये रास्ता आगे ब्लॉक था और 3 घंटे वहाँ पे रोड ब्लॉक रहा। पर जितनी देर रास्ता बंद रहा उतनी देर में हमने सूप बना लिया और खाना पीना कर लिया अपना पूरा, और रोड खुलने के बाद सीधा बढ़ गए जांसकर की ओर। हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, धूल मिट्टी और रास्ते बिल्कुल ख़राब। हमारा प्लान था मनाली पहुँचने का, पर मुझे लगता है हम जांसकर में भी मुश्किल से पहुँचेंगे। पर ऑफ रोडिंग के साथ साथ ये रास्ता खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। जैसी चीज़ें हमें जहाँ देखने को मिली हैं वैसी पहले कभी नहीं देखी। सामने का व्यू देखो, और क्या ही बात है, क्या ही व्यू है भाई। सूरज छिप रहा है एक तरफ धूल उड़ रही है और पहाड़ों के ऊपर है बादल। और दोस्तों इन पहाड़ों में सिर्फ खतरा ही नहीं, एक अलग ही सुकून भी है। प्रधान गोम्पा की ये शांति हमारी थकावट दूर कर देती है। और ये गोम्पा 17वीं शताब्दी का बना है और आज तक वैसे ही खड़ा है। और जांसकर में हमारा प्लान बना गॉनबोरंजन पर जाने का, और वही रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और रास्ता भी ख़राब था और रास्ते में बहुत खतरा था। पर फिर भी हम गॉनबोरंजन वाली चेक पोस्ट पे पहुंच गए। पर भाई चेक पोस्ट वालों ने वहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी सभी, और किसी को आगे नहीं जाने दिया। और हमारे पास खाने के लिए भी सिर्फ 2 पराठे थे। हम भाई एक पराठा खा के सो गए और भूखे ही रहे भाई सारी रात। सभी लोग वहाँ पे गाड़ियों में ही सोए, पर हमारे पास टेंट थे इसलिए हमने टेंट लगा लिए। और ऊपर तारे चमक रहे हैं, अब तारे देखेंगे और सोएंगे यहाँ पे। दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और हम अभी बाहर तारे दिख रहे थे। मेमन के सीने में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है उसे ठंड लग गई है। अभी मैंने उसे चेक पोस्ट वालों के पास भेजा है। और दोस्तों बड़ी मुसीबत ये है कि जहाँ पे 3-3 घंटे की दूरी पे जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है।
अगर हॉस्पिटल हो भी तो भी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ड्राइविंग सीट पे वही बिठा पाएगा। अगर उसका दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मुझे ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठा पाएगा। और आपको दिखाते हैं हम रात कहाँ रहे थे। ये देखो टेंट पे बर्फ जमी है। ये देखो दोस्तों, गाड़ी के शीशे पे भी बर्फ जम गई। इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ मैं आपको। 2 रजाइयाँ लेने के बावजूद फिर भी ठंड लगती रही। और अगले दिन हम बढ़ गए सीधा गौनबो रंजन की तरफ। जांस्कर का ये विशाल पहाड़ गौनबो रंजन, जिसे जहाँ के लोग कहते हैं गॉड्स माउंटेन। गौनबो रंजन को पूरी वैली का रक्षक माना जाता है। और गौनबो रंजन देखने के बाद हम सीधा आगे बढ़ गए शिंकुला पास की तरफ। पर शिंकुला पास पे जमी थी ब्लैक आइस। तो दोस्तों गाड़ी रुक गई, अब चढ़ नहीं रही आगे। और दोस्तों अमन ने गाड़ी सीखी है जो जिला पास से, वहाँ से शुरू की है इसने अपनी गाड़ी चलानी। और ये आज आ गया है शिंकुला पास पे। अब इसे इंस्ट्रक्शंस देके चलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम शिंकुला पास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बहुत ज्यादा ब्लैक आइस है। अब तीसरा चांस है, अब पूरी कोशिश करके चढ़ा कर देखेंगे। दोस्तों ये चढ़ाई तो चढ़ गई, अब देखते हैं आगे ऐसी कितनी चढ़ाइयाँ आती हैं और कैसे गाड़ी चढ़ती है। और गाड़ी अब ज़्यादा स्पीड कर रही है पहले से। बाकी देखते हैं भाई कैसे पहुँचते हैं आगे। और दोस्तों जहाँ की खूबसूरती के तो क्या ही कहने भाई। ये पहाड़ जितने ज़्यादा खतरनाक है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं शिंकुला पास के बिल्कुल टॉप पे। दोस्तों मुझे लगता है उधर से ट्रैफिक चल पड़ी है, इसलिए वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन सभी फंसी हुई हैं, वो चढ़ नहीं रही आगे। और मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी रोकी है। और दोस्तों अगर आप मनाली में जा के थक गए हो तो मनाली से आगे बढ़ो, वहाँ से शुरू होगी असली ब्यूटी। दोस्तों हम जिस्पा पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आते हैं ये पहाड़, जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। और भाई क्या ही लग रहा है जहाँ पे, वीडियो में तो पता नहीं कैसा आएगा, पर जहाँ पे पूरी जन्नत है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास, और यहाँ पे भीड़ देखो आप कितनी है। और दोस्तों मेरे लिए सिर्फ ये एक रोड ट्रिप नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ कश्मीर और लद्दाख घूमना नहीं था। मेरा असली एम है पूरी दुनिया की उस सोच को बदलना जो कहती है कि आप ये काम नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कमी आपको कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। आप अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से कुछ भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जिसको थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। और इस राइजिंग स्पिरिट परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।